India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामा में कहा गया है कि केजरीवाल की शराब नीति बनाने में सक्रिय सहायता की और केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने धन शोधन अपराध को अंजाम दिया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि कई समन जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं किया। ईडी ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत से धन शोधन के अपराध को अंजाम देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं हलफनामे में ये भी कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 9 बार समन देकर बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी ने आरोप लगाया कि ये निर्णय मनमाने ढंग से और मंत्रियों के समूह में किसी भी चर्चा और उत्पाद शुल्क अधिकारियों से इनपुट के बिना लिया गया। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस आवंटित करने का निर्णय लिया गया जो 5 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए तैयार हो। ईडी ने आरोप लगाया कि सभी को केवल निर्धारित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर थोक लाइसेंस देने की कार्रवाई न केवल मनमानी थी बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी। अपराध की आय 100 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि तक ही सीमित नहीं है। इसमें रिश्वत देने वाले द्वारा अर्जित 12% का लाभ भी शामिल है। 100 करोड़ रुपए रिश्वत की राशि है। याचिकाकर्ता ने नीति बनाई जिससे दी गई रिश्वत की वसूली की सुविधा हुई। थोक लाभ की आड़ में रिश्वत देने वाले द्वारा 192 करोड़ रुपए वसूल किए गए। इस नीति ने थोक व्यापारी के लाभ को 12% तय कर दिया। साथ ही कहा था कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में होगी। हलफनामे में कहा गया है कि सामग्री के आधार पर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकता। गिरफ्तारी के मामले में एक राजनेता के साथ एक सामान्य अपराधी से अलग व्यवहार करना मनमाना होगा और गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लंघन होगा। हलफनामे में कहा गया कि आईओ के पास मौजूद सामग्री से ये पुष्टि हुई है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है, न कि किसी दुर्भावनापूर्ण या बाहरी कारणों से। ईडी ने कहा कि इस बात से साफ इनकार किया जाता है कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चीफ जस्टिस ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अब जानकारी साझा करना शुरू करेगा। इस पहल की मदद से कोर्ट से जुड़ी हुई प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। हालांकि ये सुविधा केवल अधिवक्ताओं यानी वकीलों के लिए होगी। इससे समय पर उन्हें केस अपडेट मिल सकेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर से वकील कागज पर लिखी या टाइप हुई सूचनाओं के बिना ही समय पर अपडेट ले सकेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कागज के उपयोग को कम करने, स्थिरता को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने अदालत की कामकाजी आदतों में बदलाव लाने के लिए भी कहा है। इससे कानून से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले को पूरे प्रोसेस को सशक्त बनाया जा सकेगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस को डिजिटल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 7,000 करोड़ का बजट दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से अधिवक्ताओं को वाद सूची और मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित जानकारी साझा करना शुरू करेगा। प्रधान न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजी संपत्ति मामले पर सुनवाई के दौरान ये कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि 75वें वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने एक पहल की है जिसमें न्यायालय की आईटी सेवाओं के साथ व्हाट्सएप संदेशों को एकीकृत कर न्याय तक पहुंच को और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीजीआई ने कहा कि अब अधिवक्ताओं को मुकदमा दाखिल करने के बारे में ऑटोमेटेड संदेश प्राप्त होंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि वाद सूची के प्रकाशित होने के बाद बार सदस्यों को उनके मोबाइल फोन पर सूची प्राप्त होगी। वाद सूची का मतलब एक तय तिथि पर अदालत द्वारा मुकदमों पर होने वाली सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधान न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा। सीजीआई ने टिप्पणी की कि हम अपनी सभी सेवाओं को मेघराज क्लाउड 2.0 में स्थानांतरित कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा बनाया गया क्लाउड इंफ्रा है, और हम सुप्रीम कोर्ट और ई कोर्ट परियोजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब सभी अदालतें पहले की तरह ऑनलाइन हो सकती है। केवल प्रतिबंध थे सारा डेटा भारत में सर्वर पर संरक्षित है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे हमारी कामकाजी आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और कागजात बचाने में काफी मदद मिलेगी। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत न्यायपालिका के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ई कोर्ट परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य केस फाइलिंग, लिस्टिंग और डिबेट लिस्ट के संबंध में वकीलों को जानकारी देना है। साथ ही इसकी मदद से बिना किसी रुकावट के वकीलों से संचार हो सकेगा। इसके लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग को सुप्रीम कोर्ट की आईटी सेवाओं के साथ जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3,000 टन नगरपालिका ठोस कचरा का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और अन्य बातों के अलावा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन न होने पर चिंता जताई है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भैया की खंडपीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के अन्य क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित आदेश पारित किया गया। CQM रिपोर्ट में जो कहा गया उसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की है कि 2016 के नियम पिछले 8 वर्षों से लागू होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। गैर अनुपालन से निपटने के लिए इसने नई दिल्ली नगर निगम और छावनी बोर्ड दिल्ली को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को 2016 के नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार भी सभी प्राधिकरणों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। एक ठोस कार्य योजना बनाकर कोर्ट के समक्ष रखने को कहा गया। इसके अलावा CQM को दिल्ली में 2016 के नियमों का अनुपालन न करने के संबंध में भी व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। इस पहलू पर मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। ASG ऐश्वर्या भाटी द्वारा अदालत में सौंपे गए चार्ट को देखते हुए खंडपीठ ने कहा है कि विभिन्न राज्यों के PCB में कई पद खाली हैं। इस प्रकार इसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को अपने PCB में रिक्त पदों की संख्या और उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2 महीने के भीतर हलफनामा दाखिल किया जाएगा और इस पहलू तक सीमित मामले तक 10 जुलाई को विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत संघ द्वारा मेघालय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
हाईकोर्ट का फैसला संघ की अपनी रियायत पर आधारित था और पिछले निर्णय में इस मामले को शामिल किया गया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के संघ के कदम की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये दर्ज किया कि कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और संघ को तुच्छ याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने आदेश में दर्ज किया कि विशेष अनुमति याचिकाएं जुर्माने के साथ खारिज की जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता भारत संघ के वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला पूरी तरह से पिछले निर्णय द्वारा कवर किया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी जाती है कि भविष्य में ऐसे तुच्छ याचिकाएं दायर न करें। हाईकोर्ट के समक्ष संघ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी थी। इसी तरह के मामले में जहां संघ ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी, हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2022 को इस आधार पर अपील खारिज कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने पर्याप्त कारण दिए। इसके अलावा न्यायालय ने भारत संघ बनाम MN रामचंद्र राव 2012 मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई कानूनी स्थिति पर भी गौर किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की। अब जुर्माना लगाने के बाद न्यायालय ने इसे 8 सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। इसके 1 सप्ताह बाद संघ को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ऐसी जमा राशि का प्रमाण दाखिल करना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद पिनाकी माफ कीजिएगा बीजेडी सांसद जो है पिनाकी मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में वकील जय अनंत देहद्राई को समन जारी किया है, बताया भी जा रहा है। साथ ही जो समन जारी किया है उसमें अहम टिप्पणी की गई है। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना राजद्रोह है और पिनाकी मिश्रा ने अपनी याचिका में देहद्राई पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और उन्हें उड़िया बाबू पुरी का दलाल जैसे आपत्तिजनक नामों से बुलाने पर आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पहले से ही देहद्राई द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि देहद्राई के वकील ने आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले वे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक साजिश की पिनाकी मिश्रा के शामिल होने से संबंधित आरोप नहीं दोहराएंगे। जय अनंत ने कहा है कि उस आदमी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची है। ये 140 पृष्ठों की सामग्री है। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बात का सबूत रिकॉर्ड पर रखा है कि साजिश क्या थी। मैं खुली अदालत में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने वकील से अदालत को ये दिखाने के लिए कहूंगा ये सिर्फ आरोप नहीं थे। जय अनंत देहद्राई के वकील राघव अवस्थी ने कोर्ट से कहा कि बयान का आधार मोइत्रा और मिश्रा के बीच घनिष्ठ संबंध है। जस्टिस सिंह ने कहा कि ये आपका एकमात्र कारण है। ये एक देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप है। इसके बाद वकील जय अनंत देहद्राई ने अदालत में खुद अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि मैं महुआ मोइत्रा, पिनाकी मिश्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच बातचीत का गवाह रहा हूं। मैंने खुद चीजें देखी है और विशेष रूप से मिश्रा और मोइत्रा के बीच एक साजिश रची गई थी, जहां मिश्रा मोइत्रा के भाषण लिखते थे और उन्हें बताते थे कि उन्हें पीएम को कैसे निशाना बनाना है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि मिश्रा के वकील ने खुद कहा है कि उनकी पार्टी वैचारिक रूप से केंद्र में भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। ये गंभीर है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। पीएम के खिलाफ साजिश स्टेट के खिलाफ अपराध है। यही तो परेशानी वाली बात है। ये सब मत करो। सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई है और जिसमें हाईकोर्ट के जजों को पक्षपाती बताया गया और कहा गया कि हाईकोर्ट को खरीदा गया है। ये टिप्पणियां उस फैसले के बाद आई है जिसने लगभग 24,000 शिक्षण और गैर शिक्षण नौकरियों को अमान्य कर दिया है, जो नौकरी के बदले नकद घोटाले का हिस्सा थी। चीफ जस्टिस TS शिवगणम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य के खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। वकील ने कहा कि आपराधिक का अवमानना है। मैं अखबार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की सहमति की बात यहां पर
की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सहमति इस पर नहीं देंगे अटॉर्नी जनरल। वह कह रही है कि पूरा हाईकोर्ट बेंच दिया गया है, हम बहुत कठिनाइयों के साथ मामले को निपटाते हैं। जज ने हमें काफी देर तक सुना है और फिर आदेश पारित किया है। उन्होंने कह दिया है कि कोर्ट को खरीद लिया गया और जज पक्षपाती हैं, हर कोई हम पर हंस रहा है, इस बात को उन्होंने कहा। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इसने हमें उपहास में डाल दिया है और ये सिर्फ हाईकोर्ट का उपहास उड़ाने का लगातार प्रयास है। भट्टाचार्य ने क्षेत्रीय और अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों की कतरने भी प्रस्तुत की है और जिसमें सीएम की टिप्पणियों को कवर किया गया है। ये कहा गया है कि अदालतों को स्वतः संज्ञान लेना होगा क्योंकि एलजी सीएम के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सहमति नहीं देंगे। सीएम द्वारा की गई इसी टिप्पणी को चुनौती देते हुए अन्य याचिकाएं भी दायर की गई है। न्यायालय ने मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। झारखंड में व्याप्त नशीली दवाओं की समस्या के जवाब में हाईकोर्ट ने विभिन्न राज्य प्राधिकरण विशेष रूप से राज्य पुलिस के कई निर्देश राज्य पुलिस को दिए हैं और जारी किए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय ने इस बात पर जोर दिया है कि तस्करी की समस्या रांची जिले से आगे तक फैली हुई है और पूरे राज्य में पूरे पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये घटनाक्रम पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में विशेष न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस मामले में संबंधित है और दोष सिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील से उपजा है। इसके तहत अदालत प्रतिबंधित पदार्थ के मुद्दे पर एनडीपीएस एक्ट द्वारा रोकथाम के उपायों के प्रभावी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। अखबारों में खबर के आधार पर न्यायालय को पता चला कि ब्राउन शुगर और कोकीन जैसे प्रतिबंधित पदार्थों से जुड़े रैकेट का संदर्भ मिला है। प्रकाशन में ये भी बताया गया है कि सुखदेव नगर पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे अतिक्रमण की गई जमीन पर बनी दुकानें कथित तौर पर रांची जिले के विभिन्न इलाकों में प्रतिबंधित पदार्थ बेचने में शामिल है। इस मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने पुलिस और उप निरीक्षक महानिरीक्षक दक्षिण छोटा नागपुर रेंज रांची और सीनियर पुलिस अधीक्षक रांची को तलब किया है। उन्हें अखबार में छपी खबर के आधार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पिछले 20 दिनों के दौरान रांची पुलिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें नशीली दवाओं के अपराधियों के खिलाफ 23 एफआईआर दर्ज की गई है। 41 नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 6.5 करोड़ से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक दक्षिणी छोटा नागपुर रांची द्वारा नशीली दवाओं की खरीद बिक्री को रोकने, औषधि निरीक्षक के साथ समन्वय स्थापित करने तथा नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और विनियमन के लिए मेडिकल दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए। सरफेसी कानून के तहत सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के लिए बोली लगाने वाले उधारकर्ता के किराएदारों को नीलामी बिक्री रद्द होने के बाद भी कब्जे में रहने की अनुमति दी। इस संदर्भ को आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझने की कोशिश करते हैं कि सरफेसी कानून आखिर है क्या। सरफेसी एक्ट वो एक्ट है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है बोरोवर की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऑक्शन करने के लिए, अगर वो लोन रीपे करने में डिफॉल्ट करते हैं। बेसिकली इस एक्ट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन डिफॉल्टर से गार्ड करने के लिए लाया गया, पर ये एक्ट सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के केसेस में ही एप्लीकेबल है। सिक्योर्ड लोन्स यानी जब आपने लोन के बदले में किसी चीज को गिरवी रखा हो, तो बैंक इस एक्ट के अंदर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर आपकी उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। प्रोसीजर की बात करें तो जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके अकाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासिफाई कर देता है, तो अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट बैंक एक नोटिस इशू करता है डिफॉल्टर को, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स भेजते हैं और जब वो नोटिस इशू होता है तो उस डेट से 60 डे के पीरियड में बोरोवर अपनी लाइबिलिटीज को उसे डिस्चार्ज करना होता है। पर अगर बोरोवर बैंक के नोटिस से कंप्लाई नहीं करता तो सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक
लोन सिक्योरिटी का पोजीशन ले सकता है, उस सिक्योरिटी को लीज, सेल या उसके राइट को असाइन कर सकता है, या उस सिक्योरिटी को खुद मैनेज कर सकता है, या किसी और को अपॉइंट कर सकता है उसे मैनेज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.